मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको व्याकरण में काल पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 काल, जिसे हम टेंस भी कहते हैं। और हम बहुत पहले से इसके बारे में हमें जानकारी है, पहले से पढ़ रहे हैं हम काल के बारे में कि काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम यहाँ पर उनके भेद और उदाहरण समझेंगे और कुछ अन्य तरीके से काल को भी समझेंगे। तो करते हैं आदर्श वाचन। कल सभी बाजार बंद थे, आज दुकानें खुली हैं। हम थोड़ी देर बाद सामान खरीदने जाएंगे। इन वाक्यों में क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। बाजार बीते हुए समय में बंद थे, दुकानें अभी खुली हैं और सामान खरीदने थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं। क्रिया का समय बताने वाला रूप काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं जो कि यहाँ पर चित्र के द्वारा दिया गया है। देख सकते हैं हम कि काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो क्रिया है वो हमारी पूर्ण हो चुकी है, बीते हुए समय में वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हम उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, कल शाम को वर्षा हो रही थी। हमने कल हिंदी पढ़ी थी, यानी ये पुरानी बात हो चुकी है। अभिनव साइकिल पर आया था, भैया ने खाना खाया, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हम इसे भूतकाल कहेंगे। लेकिन हम भूतकाल के यहाँ पर और भी अन्य भेद देख रहे हैं जो कि 6 हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवा हेतुमद भूतकाल। अब हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हम भूतकाल का ये कौन सा भेद है। तो पहला भेद हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा हो जाने का सामान्य रूप से बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हम विद्यालय गए, पिताजी ने अखबार पढ़ा, अध्यापक ने निबंध लिखवाया। इन वाक्यों को पढ़कर यह पता चल रहा है कि ये क्रियाएं भूतकाल में पूरी हो गई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सार्थक खेलकर आ गया है, अध्यापक ने पाठ पूरा कर दिया है, दादी माँ ने पूजा कर ली है, यानी जो काम तुरंत ही पूर्ण हुआ है हम उसे आसन्न भूतकाल में देखेंगे कि इन वाक्यों को पढ़कर पता चल रहा कि ये क्रियाएं अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी हुई हैं, अतः ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले पूरा हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यहाँ जो उदाहरण दिए हमें ये पता चल रहा है कि ये क्रिया जो है बहुत पुराने बीते समय में पूर्ण हो चुकी हैं। इन वाक्यों को पढ़कर पता चल रहा है कि ये कार्य बहुत पहले पूरे हो चुके हैं और ये सभी क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अपूर्ण यानी अधूरा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था परंतु यह पता ना चल सके कि वह पूरा हुआ है या नहीं, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कोलकाता और चेन्नई की टीमें मैच खेल रही थीं, पंडित जी कथा सुना रहे थे, यानी हमें इन उदाहरणों से यह पता चल रहा है कि ये क्रिया पूर्ण हुई भी है
अथवा नहीं, इसलिए हम इन्हें अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे विद्यालय में परीक्षाएं चल रही थीं, तो कब तक पूर्ण हुई इसका हमें ज्ञान नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, यानी हमें संदेह हो, यानी कि वह चीज़ निश्चित नहीं है, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे अब तो सब बाजार बंद हो गए होंगे, अब तक तो वर्षा रुक चुकी होगी, दादाजी सोकर उठ गए होंगे, यानी यहाँ पर संदेह है, अनुमानित है। तो इस तरह से ये संदिग्ध भूतकाल में उदाहरण आएंगे। इन वाक्यों की क्रियाएं संकेत करती हैं कि शायद वाक्य में कहा गया है कार्य पूरा हो चुका होगा, पर उन्हें उसके पूरा होने में संदेह बना हुआ है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं। अब हम देखेंगे हेतु मद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, वह हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि समय पर चलते तो रेलगाड़ी नहीं छूटती, यदि सचिन मैच खेलता तो भारत यह मैच अवश्य जीतता, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर यहाँ पर निर्भर है। हेतु मद भूतकाल में हम देखते हैं अन्य उदाहरण। यदि समय पर वर्षा होती तो इस वर्ष भी फसल अच्छी होती। इन सभी वाक्यों में एक कार्य के पूरा हो जाने पर ही दूसरे कार्य का होना संभव बताया गया है, अतः यहाँ हेतु मद भूतकाल है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है और एक क्रिया हो जा रही है तो उसके बाद ये दूसरी क्रिया भी साथ में चल रही है। अब हम देखेंगे वर्तमान काल, ये हमारे काल का दूसरा भेद है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली बीज बोता है, गाय दूध देती है, मंदिर के घंटे बज रहे हैं, हलवाई जलेबी बना रहा है, यानी जो क्रिया वर्तमान समय में संपन्न हो रही है वो वर्तमान काल में। अब वर्तमान काल के भी हम यहाँ 3 भेद देखेंगे: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या करने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान खेत सींचता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक विद्यालय जाते हैं, दादी माँ सैर करने जाती हैं। तो यह कथन सामान्य वर्तमान काल में, क्योंकि इन सभी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि यह क्रियाएं सामान्य रूप से वर्तमान काल में ही हैं, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। अब देखेंगे दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी कि वर्तमान में वो क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम वर्तमान समय में आरंभ होकर अभी पूरा नहीं हुआ है या किया जा रहा है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे छात्र निबंध लिख रहे हैं, यानी उनकी लिखने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। वन में कोयल बोल रही है, बाग में तितलियाँ उड़ रही हैं, वे सब गाने का अभ्यास कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि गुलाबी अक्षरों से दिखाया है कि ये जो क्रिया हो रही है वो अभी अधूरी है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल में ये उदाहरण आएंगे, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अब देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है, यानी जिसमें हम संभावना व्यक्त करते हैं कि हुआ है या अथवा यह कार्य नहीं। हलवाई जलेबी बना रहा होगा, नानी माँ कहानी सुना रही होंगी, दादाजी अखबार पढ़ रहे होंगे, यानी वर्तमान काल में ये क्रिया हो तो रही है लेकिन इसमें संदेह बना है कि वह क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं। अब हम देखेंगे भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे
मदारी का डमरू बजते ही बंदर नाचेगा। दीपू जूते पॉलिश करेगा। 1 मई से विद्यालय बंद हो जाएंगे। हम कल हिंदी पढ़ेंगे। इस तरह से अब हम भविष्य काल के भी 2 भेद देखने जा रहे हैं यहाँ। एक सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसका सामान्य रूप से भविष्य काल होने का पता चलता है वह सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा। जैसे नर्स रोगी को दवा खिलाएगी, नेताजी भाषण देंगे, गुरुजी पाठ पढ़ाएंगे, हम बस से विद्यालय जाएंगे। इन वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि ये कार्य सामान्य रूप से भविष्य काल में ही होंगे। अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है कि जो क्रिया हुई नहीं है यानी होगी। अब देखेंगे हम संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य में भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। यानी संभाव्य यानी संभावना कि ये कार्य ऐसा हो सकता है। शायद भारत यह मैच नहीं खेल पाएगा। परीक्षाएं शायद मार्च में हों। यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह क्रिया भविष्य में होगी। शायद इस दवा से रोगी स्वस्थ हो जाए। इस वर्ष संभवतः कक्षा में मैं प्रथम आऊँगा। तो यहाँ पर उदाहरण से हमने देखा कि भविष्यत काल की क्रिया में संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए ये संभाव्य भविष्यत काल होंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस बार काल में तीनों काल के भेद भी पढ़े हैं और इन्हें आप उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज के क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।